4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर में आज हम बात करने वाले हैं मोदी से जुड़ी हुई, जहां उन्होंने सीजेआई के घर गणेश पूजा की, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। दूसरी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी कांग्रेस में बगावत का दौर जारी है। तीसरी खबर कोलकाता से है, जहां जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन स्थल में बम मिलने से सनसनी फैल गई। चौथी खबर देश में हो रही बारिश को लेकर है, जहां त्राहिमाम मची हुई है। तो देखिए किस प्रकार से 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम इन 4 बड़ी खबरों पे बात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर जाकर पूजा अर्चना की। साथ ही हरियाणा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। तो वहीं कोलकाता में प्रदर्शनकारियों के बीच संदिग्ध बैग मिली है, जिसके बाद वहां पर किस तरह से पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में आफत की बारिश, यानी कि लगातार जो बारिश है वो देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो नदी नाले हैं वो भी भरे हुए हैं और सड़कों पे भी जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। देश के मुख्य न्यायाधीश के घर यदि कोई नेता जाए और परिवार के साथ पूजन कार्यक्रम में शामिल हो और उसकी तस्वीरें भी जारी हो, तो जाहिर है सवाल भी उठेंगे और सियासी मुद्दा भी बनेगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे और चंद्रचूड़ परिवार के साथ गणेश पूजन में हिस्सा लिया। पीएम ने गणेश जी की आरती भी की। इस दौरान सीजेआई चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना दास भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के बाद गणेश पूजन के वीडियो भी जारी किए गए। यही वजह है कि अब पीएम मोदी के साथ साथ सीजेआई भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सीजेआई के साथ पीएम की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। राउत ने कहा है कि यदि संविधान के रक्षक ही नेताओं से मिलेंगे तो देश की जनता को न्याय मिलने में शक होगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के कई केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ ही कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार पार्टी है। तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र को न्याय मिल पाएगा? राउत ने सीजेआई से महाराष्ट्र के केसों की सुनवाई से हटने की मांग की है। तो वहीं संबित पात्रा ने पीएम और सीजेआई की मुलाकात को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से पीएम मोदी और सीजेआई की मुलाकात के बाद से किस प्रकार से अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर जी, देखिए अब संजय राउत ने भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि यदि संविधान के रक्षक ही नेताओं से मिलेंगे तो देश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? क्या हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं काम कार्य के अलावा? क्या देश के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं मिल सकती हैं कोई काम काज के अलावा? ये सीधी सीधी जो है ना सनातन धर्म को जहां भी ये देख लिए कि कोई काम करता है। इससे पूर्व भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो साउथ इंडिया गए थे और वहां पे मंदिर का भ्रमण किया था, पूजा पाठ किया था और वहां पे हाथी से जो आशीर्वाद लिया जाता है वो काम किया था। उस पे भी मीडिया ने बेकार की बातें उठाई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूजा पाठ क्यों करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो चंद्रयान के पहले मंदिर भ्रमण करने गए थे, भगवान का आशीर्वाद लेने गए थे, उसके भी उस पे सवालिया निशान उठाता है। ये कुंठित मानसिकता का जो कहिए उदाहरण पेश करते हैं ये लोग। ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। पीएम हाउस जब वो क्या कहता है इफ्तारी देता था तब नहीं ये होता था। पीएम हाउस में इफ्तारी पार्टी होती थी, सोनिया गांधी बैठती रहती थी और बाकी के सारे नेता, मनमोहन सिंह जी भी थे।
ये केवल और केवल ओछी राजनीति है। अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणपति भगवान का पूजा हो रहा है, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी गए या कोई गया, तो इसका आप अलग मायने मतलब उठाओगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस को ये कर देगा? स्तर माननी चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह पे जूते मारना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, किसी भी जिसमें भी ये सवालिया निशान उठाया है। सर्वेश्वर जी, देखिए, अब उनका कहना है कि महाराष्ट्र के कई केसों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और वो चंद्रचूड़ ही कर रहे हैं। जैसे कि कुछ केस है जिसमें कि केंद्र सरकार पार्टी है, तो उनका आरोप है कि क्या ऐसे में महाराष्ट्र को न्याय मिल पाएगा? ये संजय राउत पूछ रहे हैं। अरे क्यों नहीं मिल पाएगा? ये वहां पे प्रधानमंत्री ऐसे भी क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुला के अपने पास कुछ बातचीत नहीं कर सकते हैं? अगर उनके घर पे वो चले गए पूजा में, तो इसका क्या मतलब है कि वो ये खत्म हो जाए? मुझे आप बता दो, देश के 2 ही वकील हैं सारे गलत कामों में, सारे अपोजिशन पार्टी के सारे, अगर कोई रेपिस्ट बहुत बड़ा नेता का बच्चा हो गया या कोई हो गया या आतंकवादी वाले घटनाओं में, देश के 2 ही वकील से शामिल होते हैं, या तो वो हो अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर वो कपिल सिब्बल शामिल होते हो, और उनके भी संबंध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अच्छे होते हैं, जस्टिस जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से अच्छे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये इनके संबंध इससे हैं तो ये न्याय को प्रभावित करेंगे, ये केस को प्रभावित करेंगे। हम क्या इस तरीके के सवालिया निशान हम कहाँ जी रहे हैं यार? क्या हो गया है कि इन नेताओं को कि अगर ये जीते नहीं चुनाव तो किसी भी हालत में कहीं से भी कुछ भी करो। एक राहुल गांधी बाहर जाके देश के खिलाफ बोलता है और उसके बाद जब उसकी छीछा लेदर होती है तो कहता है मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला। बिल्कुल सर्वेश्वर, देखिए, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश यदि साथ में आते हैं तो इसमें किसी को राजनीति क्यों दिखती है? क्योंकि उनकी जो मानसिकता है कुंठित है, वो उस मानसिकता से परे है कि अगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया तो यही टीका टिप्पणी और देश में अराजकता का माहौल फैलाओ, भ्रम फैलाओ, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करो। अगर आप एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल दो तो वो सच जो है धूमिल हो जाता है। इन लोगों की वही मानसिकता है। ये चीफ जज, मैं कहता हूं ना कि अगर कोई भी केस का फैसला इनके अकॉर्डिंग आता है तो न्याय मिल गया, न्याय मिल गया, न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं आया तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी ये सवाल उठाते हैं, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भी सवाल उठाते हैं कि सरकार प्रभावित कर रही है, बीजेपी से मिली है, बीजेपी से ये है। हमने सबने देखा। मैं केजरीवाल का एक उदाहरण केस का देता हूँ। जैसे उसके नेताओं को जमानत मिल रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है या जो हो रहा है तो जो एजेंसीज हैं मोदी के कहने पे उसको जमानत नहीं होने दे रही है। तो ये जो कुंठित मानसिकता के उदाहरण वाले नेता है ना, और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, वो क्या नाम है, वो जो शिवसेना का संजय राउत, वो तो बिना सिर बिना पैर के बात बोलता रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे और चंद्रचूड़ परिवार के साथ में गणेश पूजन में हिस्सा लिया। और इसके बाद से ही सियासत जो है वो भी देखने को मिल गई। शिवसेना के संजय राउत ने इस पे कई प्रकार के सवाल उठाए और इस पूरी उनके पूजा करने को लेकर और साथ में जिस प्रकार से वो दोनों साथ में आए, इन सब को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी है। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को उन्होंने पत्नी कविता जैन के साथ नामांकन दाखिल किया था। वह इस सीट से पत्नी कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए हैं। वहीं देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। भाजपा ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी। वहीं कांग्रेस में भी 9 सीटों पर बगावत हो गई है। पानीपत शहर से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने इस्तीफा दे दिया है, वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं पूर्व मंत्री संपत सिंह, सिरसा के मेहता परिवार, पानीपत के विजय जैन समेत 7 नेताओं ने समर्थकों की मीटिंग बुला ली है। कुछ नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। नीलोखेड़ी हो गया या ये हो गया नामांकन का। मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे, अब 4 और आज भरे जा रहे हैं।
जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलोखेड़ी गया था, अब यहाँ असंध आया हूँ, और साथ ही साथ हमारे स्मालका और पानीपत ग्रामीण वो दोनों भी अब भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं, और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें जारी कर दी हैं आज लास्ट दिन रात को भी। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी तो देखिए किस प्रकार से अब हरियाणा में भी लगातार देखने को मिल रहा है किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी जो बगावत है वो नहीं थमी है। और यही कारण है कि सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार योगेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, आखिर क्या कारण है कि हरियाणा में चुनाव से पहले ही और नामांकन के आखिरी दिन भी लगातार देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादातर विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बगावत कर रहे हैं और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? जी नमस्कार। जी सर। दरअसल बात यह है कि जब ऐसा चुनाव होता है ना, खास तौर पे हरियाणा ऐसी जगह पे जहां ऐसी संभावनाएं हों कि ठीक नहीं बटा है, तो जो दूसरे लोग हैं उन्हें लगता है कि मैं जीतने की पोजीशन में हूं। अभी अभी आपने सिर्फ बीजेपी का जिक्र आप मत कीजिए, कांग्रेस का भी करते हैं, और आम आदमी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है हरियाणा के अंदर लगभग, उसके यहाँ पे भी बगावत है। वो आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि उनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है यहाँ पे। जेजेपी में भी ऐसा ही है, जेजेपी के लोग बीजेपी आपके नॉलेज में होगा। बिल्कुल, हमने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादातर नेता है वो बगावत कर रहे हैं, और कांग्रेस में भी लगभग 9 सीटों पर बगावत देखने को मिली है। वो मैं कहता रहा हूँ। अभी आप जो बता रहे हैं बीजेपी कांग्रेस का बता रहे हैं, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के अलावा जेजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग भी जिन्हें टिकट नहीं मिल रही है वो भी चुनाव में उतर रहे हैं। तो ये तो उसके सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट जो है ना, मुझे लगता है त्रिकोण तो हर जगह होगा लगभग, और हो सकता है कई कई जगह पे त्रिकोणा भी अगर होता है तो ऐसी पोजीशन में ये प्लान होते हैं कि नेक्स्ट वोट जो है उनके दम पे में वो मैदान में उतरते हैं, और वही रीजन पे अब ज्यादा से ज्यादा आपको निर्दलीय देखना। अभी पूरा होने तो फिर निर्दलीय देखना मान लो 90 और 4 अगर मैं ये मान लूं तो 360 नॉमिनेशन है, पर 360 से कहीं ज्यादा इंडिपेंडेंट आपको मिले। बिल्कुल, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि 10,000 का तो ये लोग मान के चलते हैं वोट तो मेरी है ही है, और इलेक्शन अगर ऐसा बन गया तो मेरे जीतने की संभावना बनती है। और हरियाणा का एक पुराना रिकॉर्ड भी है जो मैं बता दूं आपको कि निर्दलीय 90% जो ये सरकारें आती हैं इसमें एंजॉय करते हैं, चाहे पूरी मतलब पावर में भी आ जाए अगर कोई भी गवर्नमेंट, उसके अलावा वो एंजॉय करते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ ही है, एक बार कांग्रेस की 40 आई थी, एक बार पिछली बार बीजेपी की 40 आई है, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये उनका अधिकार भी है, करना भी चाहिए जिसके पास पावर है, जिसमें जी सवाल उठ रहे थे सावित्री जिंदल, चूंकि अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव में उतर रही हैं, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि वो शायद से कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ने की सोच रही थी, लेकिन चूंकि उनके बेटे हैं वो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाई थी। वो उसके पीछे जो है कांग्रेस डिसीजन है, कांग्रेस खुद का डिसीजन ये, क्योंकि जो अपने जिंदल जी जो है ये भी कौन सा बीजेपी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो एक व्यापारी है, वो बीजेपी का अपना एक तंत्र है, जो तंत्र जो है ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उन्होंने उनको खींचा है। अदरवाइज वो खुद कांग्रेस ही थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ते अगर लड़ते तो। लेकिन बीजेपी ने उनको ऊपर कोई भी प्रेशर, जो भी प्रेशर डाले गए वो प्रेशर डाला और जबरदस्ती उनको टिकट दिया गया। वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी जो बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहे थे वो दिया। तो लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है ना, कांग्रेस ये तो कम से कम नहीं चाहेगी कि भाई, अगर आप याद करें आपके मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं दे देता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अपने ये क्या नाम कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नाम मुझे अभी भी बताता हूँ, सीएम भी रहे हैं अपने, कमलनाथ जी। अच्छा, कमलनाथ जी
चाहते थे कि बेटा एक पार्टी में रहे और मैं एक पार्टी में रहूं, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। हार जीत अलग बात है। तो ये कांग्रेस यहाँ पे भी नहीं करेगी कि भाई आप माँ एक तरफ, बेटी एक तरफ, बाप एक तरफ, बेटा एक तरफ, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस की अब नीतियां अपनी बिल्कुल स्पष्ट ही नजर आने लगी हैं। पहले ढुलमुल सा रवैया होता था, लेकिन अब वो ऐसा है नहीं। अब तो बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन होते हैं। योगेश जी, जब किसी पार्टी का कोई नेता और विशेषकर अगर बड़ा नेता निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ता है तो इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है? पार्टी को नुकसान होता है, डेफिनेटली होता है। एक तो साइकोलॉजिकली जो मैसेज जाता है ना जनता के बीच में, वो बहुत बड़ा, एक ये समझ के चलो कि सबसे बड़ा नुकसान तो साइकोलॉजिकल मैसेज जो पब्लिक के बीच में जाता है वो बहुत बड़ा नुकसान देता है, खास तौर पे ये विधानसभा में। ठीक है, अब जैसे मैं अपने गुड़गांव का उदाहरण देता हूँ। गुड़गांव के अंदर बीजेपी के लिए 2 साल से नवीन गोयल जो है काम कर रहे थे। उन्होंने ऑफिस खोले हुए थे, वो एक सोशल वर्कर के तौर पे भी काम कर रहे थे। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया और उन्हें ही वाज 100% श्योर कि उन्हें टिकट मिलेगी। उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब नहीं दिया तो वो इंडिपेंडेंट मैदान में आ गए और वो बीजेपी के शायद जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जो ऑन रोल्स मेंबर्स हैं इनके, उनको 1:1 जानते हैं। तो वो डैमेज करेंगे, जरूर करेंगे। और भावनाएं भी जुड़ जाती है ना, जब किसी पार्टी में रहते हैं कि हाँ यार ये काम कर रहा है, तो उसके साथ तो जुड़ते हैं। तो वो जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है गुड़गांव में वो बहुत बड़ा डैमेज करेंगे। इसी तरीके से और जगह पे भी ऐसा होता है। ऐसी कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी परेशानियां होंगी कहीं ना कहीं, जहाँ पे ये नहीं देंगे और फिर इंडिपेंडेंट कोई लड़ जाएगा। ये अभी सारा का सारा एक बार क्लियर होने दो। 90% मैं आपको ये बता दूंगा पहले ही कि कहाँ कैसे क्या क्या होने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में कांग्रेस भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी है। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि पत्नी कविता जैन के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वो सीट से पत्नी कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए हैं। इसके अलावा देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। तो लगातार देखने को मिल रहा है किस प्रकार से बगावत जो है वो जारी है। कांग्रेस में भी 9 सीटों पर बगावत की गई है। कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 33वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 5 मांगे हैं। डॉक्टरों ने इस पर बातचीत के लिए बंगाल सरकार के सामने 4 शर्तें रखी है। डॉक्टरों ने 11 सितंबर को अपनी शर्तों की लिस्ट के साथ बंगाल सरकार को बातचीत के लिए मेल भेजा था। हालांकि सरकार ने शर्तें खारिज कर दी। स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि हम डॉक्टरों की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन वे इसके लिए शर्तें तय नहीं कर सकते। इस बीच गुरुवार को प्रदर्शन वाली जगह पर एक संदिग्ध बैग मिला। बम की आशंका के चलते बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। फिलहाल सीआईएसएफ ने आसपास की जगह खाली करा ली है। तो अब ये सवाल इस बैग को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर प्रदर्शन वाली जगह पे ये बैग कहां से आया, और इसकी लगातार जांच भी की जा रही है। तो ये संदिग्ध बैग है। लेकिन इसके अलावा 33 दिन के बाद भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 सितंबर को जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काम पर लौट जाएं, अन्यथा जो बंगाल सरकार है वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रिजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, 33 दिन के बाद भी प्रदर्शन लगातार जारी है और अब प्रदर्शन वाली जगह पर एक संदिग्ध बैग भी मिला है जिसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल रोहित, देखिए आरजीकर अस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का, और उस प्रदर्शन के दौरान मंच के नीचे एक लावारिस बैग ग्रे कलर का मिला जो एकदम फ्रेश खरीदा गया था। और जब शक हुआ कि इस बैग नहीं है तो जो प्रदर्शनकारी थे उनमें हड़कंप मच गया। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहले से ही थी, लेकिन बाद में डॉग स्क्वाड और बम डिफ्यूजल दस्ता भी बुलाया गया था। और जब बैग की जांच की गई तो उसमें बम तो नहीं मिला, खाने पीने की चीजें मिली और कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है। यानी कि किसी व्यक्ति का ये बैग होगा जो मंच के नीचे रख के कहीं चला गया होगा। लेकिन इस बैग से हड़कंप इसलिए मच गया क्योंकि पहले भी इस तरीके के 15 अगस्त के हमने देखा था, जब घटना के दूसरे दिन विरोध प्रदर्शन अस्पताल में हुआ तो तोड़फोड़ हुई थी, काफी फायरिंग हुई थी और हंगामा भी हुआ था। कई लोग घायल उस हंगामे में हुए थे, पुलिस के लोग थे, प्रदर्शनकारी थे और डॉक्टर्स के साथ भी मारपीट की गई थी। और इसीलिए लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं
उनमें इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। पहले भी कई ऑडियो वीडियो जारी हुए जिसमें प्रदर्शनों के दौरान हिंसा फैलाने की कथित बात जो है सामने आई थी, और यही वजह थी कि पुलिस एहतियात के तौर पर थी। हालांकि बॉम्ब डिफ्यूजल दस्ता जो है वो वापस रवाना हो गया है रोहित, और अभी अपडेट ये है कि फिलहाल बैग में कुछ नहीं मिला है और प्रदर्शन जो है प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का, वो दोबारा जारी है। ब्रिजेश जी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 सितंबर के बाद डॉक्टर जो हैं वो शाम से ही काम पर लौट जाएं, लेकिन 33 दिन के बाद भी डॉक्टर्स अब तक काम पर नहीं लौटे। हालांकि डॉक्टरों ने 4 शर्तें रखी है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि उनकी शर्तों को नहीं माना जाएगा। देखिए, ज्यादातर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अभी भी सांकेतिक रूप से हड़ताल पर बने हुए हैं, और यही वजह है कि बार बार हड़ताल से वापस लौटने की अपील की जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स की मांग ये है कि वो फुल टाइम काम नहीं करेंगे जब तक कि जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू नहीं होता है। उनके लिए प्रोटेक्शन की जो मांगे हैं वो स्वीकार नहीं कर ली जाती, और आरोपियों को जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक वो लगातार सांकेतिक रूप से सुबह शाम में इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ब्रिजेश जी, सरकार की तरफ से, विशेषकर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है डॉक्टरों से मुलाकात कर इस प्रदर्शन को खत्म करने की, ताकि जो मरीज हैं उनको भी जो परेशानी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो? बिल्कुल, देखिए, कई दौर की बातचीत जो है वो राज्य सरकार से हो चुकी है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर तमाम आश्वासन पर नहीं, इस बार आदेश पर कह रहे हैं कि आदेश जब तक नहीं निकलेगा डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का केंद्र सरकार से, और राज्य में भी जब तक जो स्थानीय स्तर पर पुलिस थाने, अस्पतालों में और चौकियां खोलने की जो बात है और दूसरी सुरक्षा के प्रोटेक्शन की बातें हैं वो स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक वो इस हड़ताल को बनाए रखेंगे और काम पर वापस नहीं लौटेंगे। विजय जी, साथ ही जो डॉक्टर हैं वो राज्य स्वास्थ्य सचिव जो हैं उनको भी हटाने की मांग करें। वो लगातार कह रहे हैं कि इनको इसलिए हटाया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी वो संदिग्ध मानते हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम उनको हटाने की मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से वही हमें इन्वाइट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। बिल्कुल, देखिए, कई अव्यवस्थाएं और गड़बड़ियां जो है वो जांच के दौरान सीबीआई के सामने आई थी। लोकल पुलिस ने भी जांच में गड़बड़ की, ये बात सीबीआई ने अपनी शॉर्ट रिपोर्ट में कोर्ट में सबमिट की थी, और यही वजह है कि सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा है। बीजेपी भी लगातार इस बात का विरोध कर रही है, और जो स्वास्थ्य मंत्री है बंगाल के चंद्रिमा भट्टाचार्य, इनको बर्खास्त करने की, पद से हटाने की मांग डॉक्टर लगातार कर रहे हैं, और यही मांग की जा रही है कि जब तक चंद्रिमा भट्टाचार्य को स्वास्थ्य मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता तब तक वे हड़ताल से वापस नहीं लौटेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन 33वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 5 मांगे हैं। डॉक्टरों ने इस पर बातचीत के लिए बंगाल सरकार के सामने 4 शर्तें रखी, लेकिन बंगाल सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि वो उन शर्तों के साथ में बातचीत नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के चलते अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अत्यधिक बारिश के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु बचाव के कार्य किए जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास के समस्त भवन में बाढ़ के हालातों को लेकर आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों से निपटने और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें, बाढ़ के चलते ग्वालियर के सेकरा और डबरा में कई लोग फंसे हुए हैं। सीएम ने सभी लोगों का रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ के 60 सदस्यों के दल को रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ सभी लोगों का रेस्क्यू करेगी। सभी लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो देश के साथ साथ प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चंदेरी, ग्वालियर, दमोह, खंडवा में लगातार जो है वो तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो इस बारिश में लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो किस प्रकार से देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रोड जो है वो जलमग्न हो गया है और लगातार सड़कों पे जो पानी है वो जलभराव की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर ट्रैफिक में इसको लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। लंबी ट्रैफिक लगने से लोग भी परेशान हो रहे हैं
वहीं सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और अलर्ट जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। और साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को भी अभी के लिए टाल दिया गया है और उन्हें अभी छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस पूरे बरसात पे, इस मानसून पे नज़र बनाए हुए हैं और वो लगातार इसको लेके आवश्यक जो निर्देश हैं वो भी दे रहे हैं और जो सरकार है इस पे पूरे बारिश को लेके और पूरे मानसून को लेके वो नज़र बनाए हुए हैं। तो आपको साथ ही बता रहे हैं कि इस प्रकार से ग्वालियर के सेकरा और डबरा में भी कई लोग फंसे हुए हैं और सीएम ने सभी लोगों का रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं और एनडीआरएफ के 60 सदस्यों के दल को रवाना कर दिया गया है। तो एनडीआरएफ सभी लोगों का रेस्क्यू करेगी, सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।